सैंपल पेपर से पढ़ा बट कहीं बुक से कुछ आ गया तो, इस वाली बुक से पढ़ा तो कहीं उस वाली बुक से कुछ आ गया तो, चैप्टर की समरीज कहीं बट अगर डिटेलिंग से कुछ आ गया तो, इस वाले मेंटर को फॉलो किया तो कहीं उस वाले मेंटर की स्ट्रैटेजी ज्यादा पावरफुल तो नहीं, इजी चैप्टर्स कर लिए तो कहीं डिफिकल्ट चैप्टर से कुछ आ गया तो, ओ माय गॉड करे तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, किससे पूछे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है? क्या आपका भी हाल बेहाल है कि करें तो क्या करें? अगर हाँ तो आओ मेरे साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोना एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोना मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ उनका भी भला हो, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। और दुआ की इस टाइम आपको कितनी जरूरत है ये आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5-6 hours output study versus 14-15 hours. Nowadays, the biggest mistakes of the students is to study more than their capacity. अपनी कैपेसिटी, आपके माइंड की, हम सब के माइंड की एक कैपेसिटी होती है, एक एबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा हम पढ़ते हैं तो जितना 2-3 घंटे वाली स्टडी जो हमारे माइंड में ऑलरेडी होती है वो भी बाहर आती है, वो भी नॉन ऑफ यूज हो जाती है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं इस टाइम, वो इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि ये भी पढ़ना वो भी करना, वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं, वो 24 घंटे पढ़ते हैं, पूरी रात जागते हैं, पूरा दिन पढ़ते हैं, और रिजल्ट क्या होता है? एट द टाइम ऑफ रिजल्ट नन ऑफ यूज। 24 घंटे दिन रात पढ़ने से बेटर है वो 24 घंटे, वो दिन और रात की स्टडी जो आपको रिजल्ट ना दे पाए, उससे बेटर है कि आप 3-4 या 5 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 5-6 घंटे पढ़ें जो आपका आउटपुट निकाल सके, जिससे आप रिजल्ट निकाल सके। क्योंकि ज्यादा पढ़ना कम को भी खो देता है। तो इट्स बेटर 14-15 घंटे बिना समझ के पढ़ने से बेटर है आप 3-4 घंटे पढ़े, 4-5 घंटे पढ़े, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर मेथड के साथ पढ़े, प्रॉपर रूटीन के साथ पढ़े, प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ पढ़े, और प्रॉपर मैनेजमेंट से पढ़े, प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़े। वो स्टडी आपको आउटपुट देगी, वो स्टडी आपको रिजल्ट देगी। हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, हमें सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है। वी कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ रिक्शे वाला। रिक्शे वाले से ज्यादा आप मेहनत नहीं करते हो। एक रिक्शे वाला भी मेहनत करता है, और एक आईएएस ऑफिसर भी मेहनत करता है। एक की मेहनत उसे कहाँ ले जा रही है, एक की मेहनत उसे कहाँ ले जा रही है। एक बच्चा पूरे साल पढ़ने वाला है, एक बच्चा लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाला है। साल भर पढ़ने वाला बच्चा वो रिजल्ट नहीं दे पाता है जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाला बच्चा दे देता है। तो इस टाइम ये सबसे बड़ी गलती बच्चे कर रहे हैं कि वो दिन रात लगे पड़े हैं। जितना ज्यादा आप अपने माइंड में भरेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपके माइंड से स्लिप होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे दिन पढ़ा, पूरी रात पढ़ी, लेकिन उसको रिवाइज नहीं किया, आपने अपने माइंड को रेस्ट नहीं दिया, आपने अपने माइंड को सुकून नहीं दिया, तो वो माइंड आपकी स्टडी को एनग्रोस नहीं करेगा, वो माइंड आपकी स्टडी को अपने अंदर नहीं समाएगा। आपकी स्टडी आपके माइंड में सेट नहीं होगी जब तक आप अपने माइंड को सुकून और बैलेंस नहीं दोगे। एक बैलेंस के साथ पढ़िए कि जितना पढ़ा उसको रिवाइज करो, 3-4 घंटे पढ़ो, 4-5 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको प्रॉपर रिवाइज, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, वरना वो चीज आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी। ये साइंटिफिक है, दैट्स द फैक्ट कि आप अगर अपने माइंड से उसकी एबिलिटी से ज्यादा काम कराएंगे तो वो वर्क करना बंद कर देता है। आपने देखा होगा कि जब आप स्टडी करते हो तो स्टार्टिंग के 3-4-5 घंटे आप बहुत अच्छी स्टडी करते हो, लेकिन उसके बाद चीजें आपके माइंड में जानी बंद हो जाती है, चीजें आपको समझ आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम ह्यूमन इंसान हैं। एक टाइम लिमिट होती है, हमारा माइंड चीजों को एनग्रोस करता है, हमारा माइंड चीजों को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद हमारा माइंड डिनाई कर देता है,
फिर हम चाहे 24 घंटे पढ़ें, चाहे दिन रात पढ़ें, पूरी रात पढ़ें, पूरा दिन पढ़ें, हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो पढ़ने का फायदा क्या, राइट? तो सबसे बड़ी मिस्टेक, अभी से पूरे दिन पूरी रात पढ़ना छोड़ दीजिए, आउटपुट वाली स्टडी कीजिए, राइट? देन नंबर PYQs वर्सेस लॉट्स ऑफ न्यू बुक्स। अब बच्चे वही कंफ्यूजन में पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी सारी बुक्स को, ये वाली बुक्स भी पढ़ ले, वो वाली बुक्स भी पढ़ ले, ये वाले क्वेश्चन भी पढ़ ले, वो वाले क्वेश्चन भी पढ़ ले, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर ले, इस वाले सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी कर ले, उस वाली बुक के सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर भी कर ले, इस वाले मेंटोर ने बताया ये वाले क्वेश्चंस भी कर ले। वो इतने कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये मैनेज ही नहीं कर पाता है कि इस टाइम पे क्या करे क्या ना करे। देखो, लोड्स ऑफ स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, इफ यू हैव टाइम, अगर टाइम है तो करें। इस टाइम कुछ भी ज्यादा नया टच नहीं करना है, क्योंकि जितनी नई चीजें आप करेंगे उतनी पॉसिबिलिटी होती है, साइंटिफिक है ये, उतनी पॉसिबिलिटी होती है आपके माइंड से चीजें स्लिप हो जाती हैं। जितना पढ़ा है, पूरे साल से जितना पढ़ा है, 1-2 महीने से आप तो थोड़ा प्रेशर में आए हो, उतना पढ़ा है, अब उन चीजों को समेटने की बारी है, अब पढ़े हुए को समराइज करने की बारी है। अब नई चीजें पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें पढ़ो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में कुछ भी क्वेश्चंस माइंड में टिक नहीं पाएंगे। जो पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो चीजें आपके माइंड में, आपकी परमानेंट मेमोरी में लॉक्ड हो जाएंगी। और जब आपके परमानेंट मेमोरी में, क्योंकि परमानेंट मेमोरी जब हम स्टडी करते हैं तो वो हमारी टेम्पररी मेमोरी में जाती है, जब हम उसको रिवाइज प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी परमानेंट मेमोरी में जाते हैं। लेकिन नई नई चीजें करने से क्या नुकसान होता है, नई नई चीजें सिर्फ हमारी टेम्पररी मेमोरी में जाती है, और वही वजह होती है कि एग्जाम में जाकर आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता है। क्यों नहीं समझ आता है? क्योंकि जब चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में गई ही नहीं तो एग्जाम में कैसे माइंड से निकलेंगी, राइट? तो ये टाइम है, जो टेम्पररी मेमोरी में आपकी चीजें हैं उनको परमानेंट मेमोरी में भेजना, रिवाइज करके, रिवाइज करके, प्रैक्टिस करके। नई चीजें, आप बस नुकसान सिर्फ इतना है कि नई चीजें करने का मतलब है सिर्फ टेम्पररी मेमोरी में जाना, और टेम्पररी मेमोरी, आपके माइंड की टेम्पररी मेमोरी आपको एग्जाम में नहीं फायदा करेंगी। वो टेम्पररी मेमोरी आपके साथ एग्जाम में नहीं जाएंगी। वो टेम्पररी मेमोरी आप एक घर पे छोड़ के जाओगे, एग्जाम में नहीं जाएगी। एग्जाम में क्या जाएगी? एग्जाम में जाएगी आपकी परमानेंट मेमोरी, और परमानेंट मेमोरी रिवाइज, रिवाइज, ये सारी चीजें जाएंगी। न्यू चीजें करना बंद करो, सिर्फ चीजों को समेटना शुरू कीजिए। बहुत सारे नए क्वेश्चंस नहीं करने, PYQs कीजिए। अगर आपको लग रहा है मेरे पास टाइम है, बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास टाइम है, मैं ये वाले क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, मैं गूगल से सर्च, नहीं। आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है और आपके पास टाइम है, तो PYQs करें। PYQ से आपका एग्जाम का पैटर्न सेट होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आता है, क्योंकि बच्चे कहाँ फंसते हैं, बच्चे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन वही होता है, बस एग्जामिनर घुमा फिरा के दे देता है और आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो PYQs करिए, जितने कर सकते हैं PYQs कर दिए। PYQ से आपकी घबराहट खत्म हो जाती है, क्योंकि जब आप वो चीज करने जा रहे हो जिसकी आपने प्रैक्टिस बेइंतहा कर ली है, तो उस चीज से आप घबराते नहीं है। अब PYQ से आपके माइंड में फॉर्मेशन कैसे कैसे चेंज हो सकती है वो सेट होते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को 10 तरह से पूछा जाता है। अगर वो क्वेश्चन को 10 तरह से आपने ऑलरेडी किया होगा तो उसकी प्रैक्टिस आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, एंड यू विल फील रिलैक्स इन एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर क्वेश्चन का फॉर्मेशन चेंज हो भी गया तो एग्जाम में आप पजल नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात, और आप घबराएंगे नहीं कि क्वेश्चन तो मैंने पढ़े नहीं। वरना सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता है कि बच्चा घबरा जाता है, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और वो क्वेश्चन छोड़ के आता है। लेकिन आप नहीं घबराएंगे अगर आपने PYQ किए होंगे तो, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट सैंपल पेपर वर्सेस लॉट्स ऑफ बुक। अब सेम इज द केस विद दिस ऑल्सो। क्वेश्चंस का भी यही है, बुक्स का भी यही है। अब स्कूल टीचर्स आपको लॉट्स ऑफ बुक्स सजेस्ट करते हैं,
आपका कोई फ्रेंड हो गया, हर बंदा आपको ये वाली बुक पढ़नी है, वो वाली बुक पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है, गूगल पे सर्च करो, ये करो वो करो, और आप करते हो क्योंकि आप, दिस इज द फर्स्ट बोर्ड ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ का फर्स्ट बोर्ड होता है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जो जो बताता चला जाता है आप उसको फॉलो करते जाते हैं। नहीं, आपने बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ सैंपल पेपर करना है। अगर आपके पास टाइम है तो उस टाइम को ये ना सोचो मेरे पास टाइम है, मैं ये वाली बुक भी कंप्लीट कर सकता हूँ। नो, अगर आपके पास टाइम है तो सैंपल पेपर जितने कर सकते हो उतने सैंपल पेपर करो, क्योंकि सैंपल पेपर से आप जो एग्जामिनेशन का फर्स्ट बोर्ड का जो डर होता है बच्चे के माइंड में वो खत्म होता है। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो जाते हो। सैंपल पेपर को सोल्व करने से क्या होता है, एक तो आपको अपनी टाइम लिमिट पता चल जाता है कि हम इतने टाइम में ये क्वेश्चन एक्सीड कर रहे हैं, इसकी टाइम लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, ये इसमें हम कम टाइम में, वहां से आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ आता है सैंपल पेपर करने से। अगर आप 3 आवर्स लेकर बैठे कि मुझे ये सैंपल पेपर सोल्व करना है, तो 3 आवर्स में आपकी स्टार्टिंग के कुछ सैंपल पेपर टाइमिंग में सेट नहीं होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करोगे और टाइम को रियलाइज करोगे कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन में इतना टाइम देना है, इस क्वेश्चन में इतना टाइम देंगे, तो वहां से आपका टाइम भी मैनेज होगा। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, टॉपर्स भी ये मिस्टेक्स करते हैं कि वो टाइम लिमिट को अगर वो फॉलो नहीं करता है, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो हमारे स्कूल के जो टॉपर्स हुआ करते थे वो भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ कर आते थे। क्यों? कि मैम टाइम नहीं था और ये मैं नहीं कर पाया। तो सैंपल पेपर करना भी फ्रूटफुल तब होगा जब आप टाइम लिमिट के साथ करेंगे, तो इससे आपकी टाइम लिमिट की प्रॉब्लम दूर होगी और इससे प्रॉब्लम वो भी सोल्व होगी कि बच्चे डिफरेंट चैप्टर्स 2-3 चैप्टर्स तो कर लेते हैं, लेकिन जब पूरा सिलेबस इकट्ठा आता है तो वो पजल हो जाता है। वो घबराहट भी, वो मिसमैनेजमेंट भी सैंपल पेपर से दूर हो जाता है, क्योंकि आप टाइम लिमिट में आ जाते हैं सैंपल पेपर सोल्व करने से। और क्वेश्चन की फॉर्मेशन भी आपके माइंड में सेट होती है, क्वेश्चन का टाइप भी आपके माइंड में सेट होता है। पूरा क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी, जिस चीज को एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप 20 बार घर पे कर चुके हो, तो वो जब 20 के बाद जब आप 21वीं बार बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, आपको घबराहट नहीं होगी। हाँ, घबराहट होगी अगर बेइंतहा की स्टडी कर ली और सैंपल पेपर नहीं किए, बहुत सारी बुक्स स्टडी कर ली, तो वो घबराहट आपके एग्जामिनेशन में जाएगी। राइट, देन वन शॉट वर्सेस स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। अब टाइम, वैसे तो मैं वन शॉट के अगेंस्ट ही रहती हूँ कि वन शॉट से पूरा चैप्टर प्रॉपर समझ नहीं आता है, बस चैप्टर का थीम समझ आ जाता है कि चैप्टर है किस बारे में। लेकिन इस टाइम डिटेल चैप्टर करने का टाइम नहीं है। ये दोनों के लिए फायदा है, जिसने चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा उसके लिए ये रिवीजन होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है वो डिटेल चैप्टर्स तो पढ़े ही नहीं जा सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है। तो जिसने पढ़ा है उसके लिए वन शॉट एक रिवीजन होगा, और जिसने नहीं पढ़ा है एटलीस्ट उसके माइंड में कुछ तो आएगा ना कि चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर है किस बारे में। तो ये दोनों के लिए फायदा इस टाइम करेगा, जिसने पढ़ा उसके लिए रिवीजन, और जिसने नहीं पढ़ा एटलीस्ट कुछ तो पता चलेगा उसको कि चैप्टर में ये है, और वो कुछ तो लिख कर आएगा। राइट, स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोशल मीडिया, इस वाले मेंटोर ने पढ़ाया, इस वाली वीडियो में था ये वाली स्ट्रैटेजी, वो वाली 10 हजारों स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं, लेकिन फॉलो एक को नहीं करते। तो इस सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने से बेटर है वन शॉट देखें और चैप्टर्स को अपने माइंड में सेट करें, और कुछ तो एटलीस्ट लिख कर आओगे। इससे ये होगा, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा फायदा है जिन्होंने अभी तक चैप्टर उठा के भी नहीं देखे, एटलीस्ट पता तो चलेगा ना कि चैप्टर में है क्या। राइट, देन 1-2 मेंटर्स सो मेनी वर्सेस सो मेनी। अब बच्चे, ऑब्वियसली ये बात मान के चलो कि इस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा घबराहट में हैं, टेंशन में हैं और बहुत ज्यादा पजल है। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे इतने सारे यूट्यूबर्स को देख लेता है, इतने सारे मेंटोर्स को देखता है, उसका भी देखना, एक चैप्टर उसने ऐसे एक्सप्लेन किया, उसने ऐसे एक्सप्लेन किया, उसने एक्सप्लेन किया। लेकिन ध्यान रहे, ये चीज आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी, क्योंकि हर बंदे का पढ़ाने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक मैनेजमेंट होता है। आप 10 तरह की स्ट्रैटेजीज अपने माइंड में सेट करेंगे तो ऑब्वियसली माइंड की कैपेसिटी 10, 20, 15 की नहीं होती। 1 या 2 को फॉलो करो प्रॉपर वे में और उनको फॉलो करो। ऐसा ना हो कि 20 स्ट्रैटेजीज देख ली,
फॉलो एक भी नहीं की। तो बहुत सारे मेंटोर्स नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में, सिर्फ एक दो मेंटर होना चाहिए। बहुत सारे मेंटर से आप पजल हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीरियसली मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जब मैं कभी कभार मैं भी बैठ जाती हूँ यूट्यूब पे देखने के लिए, वो एक मेंटोर जो चीज बता रहा है, दूसरा मेंटोर वो चीज गलत बता रहा है, तीसरा मेंटोर वो चीज सही बता रहा है, तो चौथा मेंटोर उस चीज को अगेंस्ट बता रहा है। मतलब मेंटोर्स की भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे 10 तरह में, राइट। तो एक दो मेंटोर को फॉलो करें। वीक एंड डिफिकल्ट चैप्टर्स, नॉट ओनली इजी। आपको अपने वीक और डिफिकल्ट चैप्टर्स करने हैं। क्यों? क्योंकि इजी तो आप ऑलरेडी इजी है, वो ऑलरेडी आपके माइंड में है, उनको नहीं करना है, क्योंकि इजी को आप एक बार ही करेंगे वो आपको समझ आ जाएगा। डिफिकल्ट आपने करना है, क्योंकि डिफिकल्ट अगर आपने छोड़ दिए, इजी अगर आपने छोड़ दिए, इजी तो आपको ही जब वो इजी लग रहा है तो आप वो कर पाएंगे, लेकिन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसका एटलीस्ट कुछ पार्ट तो करें। छोड़कर नहीं आना है, जो जहां आपका वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा सा प्रेशराइज करें, उस पर थोड़ा सा काम करें, छोड़कर नहीं आना है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्या पढ़े क्या ना पढ़े। 5-6 घंटे पढ़े, 24 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। PYQs करें, बहुत सारे नए क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने हैं। डिफरेंट सैंपल पेपर करें, बहुत सारी बुक्स नहीं करनी है। वन शॉट करें, सोशल मीडिया को स्क्रॉल ना करते जाएं। 1 और 2 मेंटर ही होना चाहिए, बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो नहीं करना है। वीक और डिफिकल्ट चैप्टर्स पे अपना ध्यान करें, सिर्फ इजी ही ना करें। इजी तो ऑलरेडी आपको माइंड में सेट है, राइट। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी और नई सोच के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन वेट, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स और हमें अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। टिल देन गुड बाय।